स्टूडेंट्स, मिशन मेरिट के अगले वीडियो में आपका स्वागत है जिसमें आप हिंदी का सॉल्यूशन देख रहे हैं। 2022-23 का मॉडल पेपर बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। इससे पहले हमने 5 सब्जेक्ट आपको सॉल्व करवा दिए हैं। वो सारे सब्जेक्ट मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से सॉल्यूशंस अवेलेबल करा दिए गए हैं और इनको जल्द से जल्द देख लें। किसी भी चैनल पर अभी अवेलेबल नहीं है, इनके सॉल्यूशंस ना होने वाले हैं क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशंस रिटर्न दिए जाएंगे, मुंह से बोल के नहीं। आपको साक्षात यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई देगा, आपके मोबाइल स्क्रीन पे। आप वहां से उसको अपने आप जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और राइट डाउन भी कर सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, इसमें पूछा है उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार कौन है? तो वो है दामोदर शर्मा। और मैं इनके एमसीक्यू की सीरीज जो है आपको दे दूंगा, जिसमें से पूरे प्रश्न जो है आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। तो एमसीक्यूज की सीरीज है वो आ जाएगी, तो उसके लिए आप थोड़ा सा सब्र रखें, ठीक है? तो उसकी सीरीज में दे दूंगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरा जो प्रश्न इसमें है, भारतेंदु युग की पत्रिका जो है वो कौन सी है? तो कवि वचन सुधा जो है भारतेंदु युग की पत्रिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आपसे तीसरा पूछा गया है, हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ हुआ। तो द्वितीय उत्थान का प्रारंभ जो है 1950 से माना जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नहीं दिया गया है तो इसलिए हम बता सकते हैं कि 1950 से जो है इसका आरंभ हुआ है। यदि आपको कोई भी कमेंट करना है इसके रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें आपसे क्या पूछा गया है, सेवा सदन के रचनाकार हैं। तो सेवा सदन के रचनाकार जो है वो प्रेमचंद हैं। तो तीसरा ऑप्शन जो इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, हिंदी की प्रथम आधुनिक कहानी होने का श्रेय दिया जाता है। तो वो दिया जाता है किशोरी लाल गोस्वामी को। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। तो देखो, कीर्तिलता आदिकाल का ही है और बीसल देव रासो भी आदिकाल का ही है और आला खंड भी जो है ये भी रासो ही है और ये भी आपका आदिकाल का। पद्मावत जो आदिकाल का नहीं है, तो हमारा आंसर जो होगा ये चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अष्टछाप के कवियों का संबंध है तो किस है भक्ति काल की किससे? तो यहाँ पे अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की जो है कृष्ण भक्ति शाखा से है। तो भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा जो है चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें पूछा गया, श्रृंगार और वात्सल्य रस के अमर छवि कवि हैं। तो अमर कवि जो है श्रृंगार और वात्सल्य के रस के जो माने जाते हैं वो इस ऑप्शन में जो है वो सूरदास है, ठीक है? इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, चांद का मुंह टेढ़ा है, रचना की विद्या है। तो ये रचना किस तरह की है ये आपको बताना है। तो ये कविता है, ठीक है? तो यहाँ पे का ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, काव्य है ये। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें यहाँ पूछा गया है, कबीर वाणी के डिटेक्टर हैं, कथन है। ये किसने बोला था? कबीर जो है वाणी के डिटेक्टर हैं, तो वो बोला था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, उनके कथन है ये। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, गद्यांश का संदर्भ सहित जो है आपको गद्यांश का संदर्भ देते हुए जो है आपको किसी एक नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। 2+2+2+2+2 करके 10 नंबर का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, आपके बड़े बड़े प्रश्न आएंगे इसमें और अच्छा स्कोरिंग करने का आपके पास चांस रहेगा। यहाँ पे पहला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं, प्रस्तुत गद्यांश के प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का जो है नाम आपको बताना है। आपको ये दो मिलेंगे, एक अथवा पार्ट मिलेगा, एक मेन पार्ट मिलेगा। दोनों में से कोई एक ही करना होगा क्योंकि यहाँ पर आपको जो है ये 10 नंबर का दिया हुआ है, तो इसमें 10 नंबर में 5 प्रश्न पूछे गए हैं, या फिर आप इस वाले को करेंगे तो इसमें भी 10 नंबर में 5 प्रश्न दिए गए हैं आपको करने के लिए। तो सबसे वाला जो पार्ट है आपका, जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन से अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्र जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर के राष्ट्र में रहते हैं। तो इस तरह से ये पैराग्राफ जो दिया गया है, पहले आपको समझ लेना है कि पैराग्राफ कहाँ से आया है। याद आते ही आप सब कुछ समझ जाओगे कि इसके प्रश्नों के उत्तर क्या देने हैं। प्रस्तुत गद्यांश जो है उसके पाठ का और लेखक का नाम आपको बताना है। रेखांकित अंश जो यहाँ पे दिया गया है इसकी व्याख्या करनी है आपको। मैंने एक पार्ट जो है आपका अथवा वाला किया है, कोई भी आपको एक ही करना है, तो मैंने एक का उत्तर दिया है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या कर देनी। प्रस्तुत अनुच्छेद के अनुसार जंगल में क्या क्या मिलता है ये आपको बताना है। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, जल प्रवाह नदी के रूप में किससे मिलता है? और पांचवा जो प्रश्न है, राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में क्या प्राप्त कर रही हैं ये आपको बताना है। तो ये पांचों प्रश्न के उत्तर आपको देने हैं, ठीक है? या तो 5 ये आप उत्तर दे दीजिए या फिर 5 उत्तर ये दीजिए जो मैं यहाँ पे आपको देने वाला हूँ इसका अथवा पार्ट में। मॉडल पेपर आप वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने दे रखी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लिंक भी डाउनलोड कर सकते हैं। यदि किसी भी प्रश्न पत्र का पीडीएफ आपको चाहिएगा तो उसके लिए व्हाट्सएप पे संपर्क कर लेना है, और ये पेड रहेंगी। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि सोल्यूशन पीडीएफ जो पेड रहेंगे और जो भी फुल सोल्यूशन दिए जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। यहाँ पे देखिए अथवा पाठ जो है आपका, इस अथवा पाठ में ये वाला एक छोटा सा दिया गया है यहाँ पे गद्यांश। इस गद्यांश को पढ़ने के बाद में आपको प्रश्नों का उत्तर देना है। पहला प्रश्न जो पूछा गया है, प्रस्तुत पद्यांश के पाठ और गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखना है। तो ये हमारे पाठ्य पुस्तक जो है गद्य गरिमा से संकलित है तथा श्रेष्ठ विचारक जो है और निबंधकार जिनको माना जाता है सुंदर रेड्डी द्वारा जो है ये लिखित भाषा और आधुनिकता के शीर्षक से जो है लिया गया है, ठीक है? तो ये बस हमको यही बताना है कि पाठ का नाम क्या है, लेखक का नाम क्या है। तो आप चाहें तो इस तरह से प्रस्तुत लिख करके इस तरह से आप इस जो है इसको समझा सकते हैं। बाकी नेक्स्ट जो जहां पे समझाने वाली कोई बात होगी मैं बता दूंगा। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। सेकंड पार्ट जो है यहाँ पे पूछा क्या गया है, ये वाला जो है आपने वर्ण नए पारिभाषिक शब्द को एवं नूतन शैली प्रणालियों, तो ये जो है प्राणियों
ये पूरी लाइन जो है इसको आपको व्याख्या सहित लिख देनी है। तो प्रोफेसर सुंदर जी रेड्डी के अनुसार जो इसकी व्याख्या हो सकती है वो मैंने बहुत ही सरल शब्दों में करने की कोशिश की है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। इसको आप पढ़ करके याद कीजिएगा। नेक्स्ट जो पार्ट है उसकी बात करें तो उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपके ये सब्जेक्ट जो है सॉल्व कर दिए हैं हमने। आपका जो इंग्लिश सब्जेक्ट है मॉडल पेपर 2023 के लिए जो जारी किया गया था वो सबसे पहले हमने सॉल्व करवा दिया था, और यहीं पर जो सारे सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशंस यहीं पे दिए जाएंगे, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो। हर सब्जेक्ट आर्ट्स कॉमर्स साइंस सभी के लिए सब्जेक्ट जो यहाँ पे सॉल्व करवाए जा रहे हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट जो है आपका कंप्लीट सॉल्यूशंस के साथ अवेलेबल है, आप इस वीडियो को देख लेना। 2023 का नए पैटर्न पे आधारित है ये। इसके बाद जो आपका दूसरा हमने विषय करवाया था वो था आपका भूगोल, जिसमें संपूर्ण उत्तर दे दिए थे। कक्षा 12वीं का 2023 का मॉडल पेपर जो है बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। बोर्ड की वेबसाइट पर ये पूरा मॉडल पेपर अवेलेबल है, आप फुल आंसर के साथ में इस चैनल पर इसको देख सकते हैं। इसके बाद हमने जो है आपका केमिस्ट्री जो है वो सॉल्व कर दिया था। केमिस्ट्री को बहुत अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया कि केमिस्ट्री किस तरह से सॉल्व करते हैं, कैसे न्यूमेरिकल फंसेंगे और क्या चीज़ उसको करने के लिए चाहिए, वो हर चीज़ मैंने यहाँ पे बता दी है। तो केमिस्ट्री जो बच्चे साइंस मीडियम से हैं, जिनके पास साइंस है, वो केमिस्ट्री देख सकते हैं, और जो बच्चे साइंस मीडियम से जिन्होंने बायोलॉजी ले रखी है उनके लिए भी जो है हमने इसको सॉल्व कर दिया, बायोलॉजी को कंप्लीटली पूरे प्रश्नों को अच्छे तरीके से। और जितने बच्चे इंग्लिश मीडियम में किसी भी चीज़ के सोल्यूशन की रिक्वायरमेंट रखते हैं तो वो कमेंट करते रहे कि सर हमें केमिस्ट्री का सोल्यूशन इंग्लिश में चाहिए, बायोलॉजी का सोल्यूशन इंग्लिश में चाहिए। जिस भी सब्जेक्ट का, आप आर्ट्स में हो, कॉमर्स में हो, साइंस में, उसको वो कोई मैटर नहीं करता, बस आपको अपनी अभिलाषा दिखानी है, आपने आपको प्रकट करना है कि हाँ सर हमें इस चीज़ की आवश्यकता है और आप हमें प्रोवाइड करिए, तो उसके लिए हम प्रोवाइड कर देंगे। तो आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, जितनी जल्दी आप कमेंट करेंगे उतनी जल्दी सोल्यूशन, और जैसे एग्जाम बिल्कुल पास आ जाएगा उस समय सोल्यूशन नहीं दिए जाते हैं, ये आपको बता दूं मैं, ठीक है। एग्जाम से जस्ट 1 महीने पहले हम सारे सॉल्यूशंस को स्टॉप कर देते हैं। जो हमारे पास ऑलरेडी सॉल्यूशन हमने अभी बनाए हैं, अभी बहुत मेहनत करके, उनको उस समय दिया जाएगा। आपके लिए कोई भी स्पेशल सॉल्यूशन नहीं दिए जाएंगे, और जो आपके एमसीक्यू है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो दिए जाएंगे। तो यहाँ पर ये बायोलॉजी भी आप देख सकते हैं। ये 4 विषय आपने देख लिए। इसके बाद आप हिंदी तो देख ही रहे हैं, और सामान्य हिंदी जो है पहले ही हमने सॉल्व कर दिया था। सामान्य हिंदी को सॉल्व करे हुए बहुत टाइम हो गया। तो इस तरह से 2-3 हफ्ते में हमने आपके 5 विषय जो है सॉल्व कर दिए हैं। इन पांचों, छठा विषय आप देख रहे हैं, तो इन सभी विषय को जरूर देख लेना एक बार। उसके बाद आते हैं हम अपने सॉल्यूशन के ऊपर, जिसमें हम सारे सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सॉल्यूशन को। यहाँ पे जो तीसरा प्रश्न है, क्योंकि जहां पे समझाने की बात होगी मैं समझाता रहूंगा, और जहां पे समझाने की बात नहीं है वहां पे आप पढ़िए और याद करिए, क्योंकि आपको ही पढ़ना है और आपको ही याद करना है। जो भाषा है वो भाषा लैंग्वेज जो होती है इसको आपको याद करनी पड़ती है। उसका कोई भी कहते हैं कि शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। तो हिंदी भाषा जो है उसको आपको हिंदी में ही याद करनी पड़ेगी। उसके जो भी आपको लिखने हैं वर्ड्स, उनको बहुत ध्यान से जो है याद करना पड़ेगा। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट जो चौथा पार्ट है, इसमें क्या पूछा गया, भाषा का विकास कब नहीं होता है। तो भाषा का विकास कब नहीं होगा, जब उसमें जो है केवल आधुनिक युगीन विचारधाराओं के अनुरूप नए शब्दों के गढ़ने मात्र से जो भाषा का विकास नहीं होता है। और उसके बाद जो पांचवा प्रश्न पूछा गया है, नए शब्द गढ़ने मात्र का क्या तात्पर्य है, स्पष्ट आपको करना है। तो लेखक का मत है कि मात्र नए शब्द गढ़ लेने से भाषा का विकास जो है नहीं हो जाता है। यदि हम नए शब्दों का निर्माण करके केवल एक जगह पर रखे रहेंगे और उनको व्यवहार में नहीं लाएंगे, तब तक भाषा का विकास नहीं होगा और भाषा में आधुनिकता नहीं आएगी। तो इस तरह से प्रश्नों के उत्तर बड़े संजो के लिखा है मैंने। इन प्रश्नों के उत्तर को बड़े तरीके से आप याद करना। आपके जितने भी प्री बोर्ड होंगे और जो आपकी बोर्ड परीक्षा होगी, ठीक है, तो उसमें जो है ये क्वेश्चंस आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे, तो इनको जरूर पढ़ लेना। इन प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं ये सारे प्रश्न। बोर्ड बड़ी मेहनत से ये मॉडल पेपर जो है बनाता है, तो उसका कुछ ना कुछ जो है वैल्यू जरूर होता है। इस तरह का ही प्रश्न पत्र डिजाइन होगा। चौथा प्रश्न जैसे यहाँ पे पद्यांश से पूछा गया है, तो आपके क्वेश्चन पेपर में जो बोर्ड पेपर या आपका प्री बोर्ड पेपर होगा, उसमें भी जो चौथा प्रश्न होगा वो पद्यांश का ही होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो जो पैटर्न यहाँ पे दिया जा रहा है वही पैटर्न आपका रहेगा। यहाँ पे आप पद्यांश है, पहले हमने गद्य देखा, गद्य में आपको 2 अथवा वाले दिए थे। यहाँ पे पद्यांश में भी 2 आपको अथवा वाला दिया है, 1 अथवा वाला यहाँ पे नीचे दिया है, तो आप इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, हमको कोई भी एक करना होता है इसमें से, मैं केवल एक का उत्तर दे रहा हूँ। जितना जल्दी आप अच्छी तरीके से आप एक्टिव हो जाते हैं तो मैं सारे उत्तर अथवा पथवा सारे दे दूंगा आपको, उसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहेगी आपको। तो यहाँ पर जो है फिर से पद्यांश पढ़ना है। पद्यांश को पढ़ने के बाद में जो यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया, इससे प्रस्तुत पद्यांश के पाठ और कवि का नाम बताना है। तो ये जो श्रद्धा मनु शीर्षक से लिया गया है, और जयशंकर प्रसाद जो है इसके कवि हैं। और इसके बाद में है रेखांकित अंश की व्याख्या कर देनी है। इसमें आप आओगे ऊपर तो एक रेखांकित अंश आपको जो स्टार्टिंग के 4 लाइनें जो दिख रही हैं, इसी की व्याख्या कर देनी है आपको। तो यहाँ पर हम व्याख्या करते हुए इसको खत्म कर देंगे, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, मेघ वन बीच गुलाबी रंग में कौन सा अलंकार है। तो इसमें रूपक अलंकार है, क्योंकि इसमें रूप मतलब किसी की तुलना जो है आपसे की गई है, ठीक है। और उसके बाद जो है आपका नीले वस्त्र में लिपटी नायिका की छवि कैसी प्रतीत हो रही है, ये भी आपको बताना है। तो वो ऐसी दिख रही है जैसे गुलाबी रंग का सुंदर बिल्ली का फूल जो है खिला हुआ हो, ठीक है। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर जो है परिधान और मृदुल शब्द का अर्थ जो है बताना है। परिधान मतलब होता है वस्त्र जो हम कपड़े पहनते हैं, और मृदुल का मतलब होता है कोमल, सॉफ्ट, ठीक है। इसका अथवा वाला पार्ट चाहे तो आप इसको भी कर सकते हैं। 10 नंबर का आपका ये आता है। तो यहाँ पर भी आपको जो रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। ये जो कविता है ये कहाँ से ली गई है, किस पार्ट से ली गई है, इसके कवि का नाम क्या है, इस तरह से पूछेगा। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। नाव की गति को देख करके कवि के मन में कैसे विचार आ रहे हैं, ये आपको बता देना है। और कवि के अनुसार जीवन में क्या शाश्वत है, ये आपको बताना है। और इस धारा सा जग का क्रम में कौन सा अलंकार है, ये भी आपको बता देना। इस तरह से जो है प्रश्न आपको करने हैं। और जो है मैंने एक पार्ट जो अथवा का एक सॉल्व कर दिया। 5वें प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से किसी एक का जो है आपको जीवन परिचय लिखते हुए उनकी कृतियों के नाम लिखने हैं। अगर
हिंदी सामान्य आपने ले रखा है तो हिंदी सामान्य देखिएगा, ठीक है, सामान्य देखिएगा। उसमें जो है वासुदेव शरण अग्रवाल, दीनदयाल उपाध्याय, जी सुंदर रेड्डी, मैंने पहले भी करवा रखे हैं ये सब और दोबारा भी करवा दूंगा। पहले मैंने एक ही वासुदेव शरण अग्रवाल के बारे में ही दिया है, आप चाहें तो अपना और भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी हमने जितना कोशिश किया कर दिया है। वासुदेव देव शरण अग्रवाल के बारे में यहाँ पे दे दिया हमने विस्तार पूर्वक, और सुंदर रेड्डी का भी दे दिया, तो दोनों का दे दिया है। इनको जरूर याद करिएगा, सुंदर रेड्डी का थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस बार। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय, अब यहाँ पे कवि है, वहां पर जो है आपका जयशंकर प्रसाद है, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और जो है हरिऔध, ठीक है। तो इन चारों में से किसी एक का ही देना है, टोटल मिलाकर आपको 5 नंबर मिलेगा एक का करने से। तो आप जो है यहाँ पे मैंने जयशंकर प्रसाद का दिया है, आप किसी का भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से हमने जो है लिखा हुआ है और आप इनको आराम से याद कर सकते हैं, बड़े भाव विफोर होकर के अगर पढ़ते हैं ध्यान से। अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके पास में बिल्कुल भी समय नहीं है। प्री बोर्ड आएगा, अगर प्री बोर्ड होता है तो फिर आपको समस्या हो जाएगी। बोर्ड की तैयारी कब करेंगे, बोर्ड की तैयारी जो आप जानते नहीं है, बोर्ड में जब आप बैठोगे तो पता चलेगा कि 12th क्लास का बोर्ड होता क्या है। तो इस चीज को आप ध्यान से रखें, 2 महीने की बात है, इसके बाद में आप बिल्कुल फ्री हो जाओगे एग्जाम के बाद। नेक्स्ट जो पार्ट है, कहानी तत्वों के आधार पर पंचलाइट या बहादुर कहानी की समीक्षा जो है करनी है। अथवा में है आपका जो है कर्मनाशा की हार, कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण आपको कर देना है। तो कहानी तत्वों में पंचलाइट या बहादुर करनी है, हमने बहादुर की कहानी की समीक्षा करते हुए यहाँ पे लिख दिया है। आप इसमें से कम ज्यादा कर सकते हैं, आपको जो भी लगता है कि 1-2 लाइनें मुझे कम करनी है तो आप अपने हिसाब से जो है कम कर सकते हैं। हमने पूर्ण उत्तर दिए हैं, जो बच्चा जैसे याद करना चाहे वो ऐसे याद कर सकता है। इसमें से आप कम याद करना चाहें, हो सकता है आप पूरा याद करें, लेकिन आप हो सकता है 2 लाइनें भूल जाए तो आपका ऑटोमेटिकली हर पैराग्राफ कम हो जाएगा। तो इसमें आपको सब कुछ लिखा हुआ है, आप इसको पढ़े समझे उसके बाद ही जो है आगे बढ़ें। तो इस चीज को पढ़ लेंगे, आपको याद करना है इसी तरह से जो लिखा गया है, इसमें से आगे पीछे थोड़ा बहुत कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है उसकी बात करते हैं। उद्देश्य और शीर्षक जो है आप मिलाकर लिख सकते हैं। आपको कोई 1-2 जो पॉइंट आपको ऐसा लगता है कि नहीं इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप नहीं लिखना चाहते हैं, तो उसको हटा भी सकते हैं, नंबर पूरे मिल जाएंगे। ऐसा कोई नहीं है कि आप सोचे कि बहुत बड़ा है। देखो यहाँ पे जो है 5 नंबर आपको लेने हैं, तो कम से कम 5 जो है पॉइंटों को तो ये कथानक लिख देंगे, ठीक है। उसका जो है आप जो है कैरेक्टर लिख देंगे, ठीक है, पात्र का चरित्र लिख देंगे। अगर आप ये नहीं लिखते हैं तो आप ईमानदारी ये छोड़ दे सकते हैं। उसके बाद में जो है इसका कथन संवाद लिख देंगे और वातावरण लिख देंगे। भाषा शैली लिख सकते हैं, या भाषा शैली नहीं लिखना चाहें तो आप जो है उद्देश्य और शीर्षक लिख सकते हैं। तो आपकी मर्जी है कौन सा इसमें से 1-2 छोड़ना चाहेंगे। बाकी सब पढ़ लेना, क्योंकि क्वेश्चन को कैसे भी घुमाया जा सकता है, इसलिए वो चीजें लिखी गई हैं। हो सकता है आपसे जो है कहानी की संक्षिप्तीकरण पूछ ले या चरित्र विशेषता पूछ ले, तो आपको बताना होगा। तो सारी चीजें उसमें इंक्लूड की गई हैं। अगला जो प्रश्न है इसमें, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का संक्षिप्त में उत्तर देना है, जो कि आपका अधिकतम 80 शब्द, बहुत कम शब्द सीमा है, 5 अंकों का प्रश्न है, जिसमें रश्मि रथी काव्य खंड के आधार पर जो है पात्र का चरित्र पर जो है प्रकाश डालना है। अथवा में है रश्मि रथी जो है आपका खंड काव्य में से किसी एक सर्ग का जो है कथा वस्तु संक्षेप में लिख देना है। तो हमने जो है चतुर्थ सर्ग को जो है यूज किया है, जहां पे कर्ण के महादान की कथा जो बताई गई है, तो इसको लिख दिया। इतना लिख दोगे ना, आपको 5 नंबर, यहाँ पे 5 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट है उसकी बात करते हैं। श्रवण कुमार खंड काव्य के तृतीय सर्ग की सारांश, तृतीय सर्ग पूछा, इसमें डायरेक्ट पूछा कि कौन से सर्ग का करना है, और श्रवण कुमार खंड काव्य का प्रधान पात्र का चरित्र चित्रण करना है, ठीक है। हमने तृतीय सर्ग को कर दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं तृतीय सर्ग से स्टार्ट ही किया है। तो इस तरह से आप जो है पूरा का पूरा बता सकते हैं, और बहुत ही कम होता है, इसलिए आपको इसी तरह से लिखना है, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से सावधानी से समझना है, फिर लिखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे मुक्ति यज्ञ खंड काव्य के नायक का चारित्रिक चित्र विशेषताएं बतानी है, या फिर इसी के जो है किसी भी एक घटना का संक्षेप में आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे नायक जो है वो गांधी जी हैं, ठीक है। तो इस गांधी जी के बारे में जो हमने बता दिया, इनकी चारित्रिक विशेषताएं क्या है, सत्य की विशेषता है इनकी, है दृढ़ प्रतिज्ञ हैं और जननायक के रूप में जानते हैं, समदर्शी हैं, और उसके अलावा मानवता के पुजारी हैं, जाति प्रथा के जो है विरोधी हैं। इस तरह से आप इन पॉइंटों को इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद जो घ पाठ है, इसमें त्यागपति खंड काव्य के प्रमुख नारी पात्र के चारित्रिक गुणों पर प्रकाश डालना है। अथवा में जो है आपसे क्या पूछा गया है, त्यागपति खंड काव्य के आधार पर प्रधान पात्र का चारित्रिक विवरण आपको करना है। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं खंड काव्य के जो आपका प्रमुख स्त्री पात्र जो है राज्यश्री, उसके बारे में हमने जो है उसको यहाँ पे दर्शाया है। तो इसका पहला वाला पार्ट जो हमने किया है, तो उस पहले वाले पार्ट का आंसर जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये रहा आपका पहले पार्ट का आंसर। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी बात करते हैं। तो इसको इसी तरह से लिखना है, बड़े ध्यान से पढ़ लेना। इनको आप अच्छी तरीके से पहले भी स्कूल में क्लास में पढ़ चुके हो, और इसको यहाँ से दोबारा देखोगे तो और भी अच्छी तरीके से याद हो जाना है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ नया देख रहे हो, अचानक से कुछ भूत आ गया हो, ऐसा नहीं है। आपकी बुक का ही है और सब कुछ आपने पढ़ रखा है, क्लास में आपको टीचर ने पढ़ाया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें ड पार्ट में, किसी इसमें से जो है सत्यजीत खंड काव्य की कथा वस्तु जो है आपको लिखनी है। अथवा में जो है इसमें से सत्यजीत खंड काव्य के आधार पर द्रौपदी का चरित्र चित्रण जो है आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम क्या कर सकते हैं, इसमें दोनों में से कोई एक ही करना है आपको। हम कथा वस्तु लिख देंगे, इसका मैंने कथा वस्तु यहाँ पे लिखी है, आप जो है पूरा का पूरा कथा वस्तु लिख सकते हैं। तो हर पॉइंट को आप एक बार पढ़ना, आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। जहां तक हो सकता है आप इसको याद करें पूरे को, आप जो आप लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये छोटा हो जाएगा, ठीक है। और भी छोटा करना चाहे तो आप अपने हिसाब से जो है इसको कर सकते हैं।
इसके बाद जो है आप और भी इसके जो पैराग्राफ है मैंने दे दिए हैं, तो इसमें पूरी मतलब विस्तार से समझाया है आपको। जो है इसको पढ़ लोगे तो क्वेश्चन कैसा भी घुमा के आए इसी में से आप बना करके लिख सकते हो। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं होती, बस अपने दिमाग को यूज़ करके जो है लिखना होता है, जिससे आपको आसानी से नंबर मिलते हैं। ऐसा मैंने बहुत सारे मेरिट के क्वेश्चन पेपर जो है आपको दिखाए हैं। मेरिट का वीडियो बना रहा हूँ, आने वाले समय में आपके लिए जो MCQ वगैरह डाल दूंगा, सब कुछ मैं डाल दूंगा। अभी तो ये मॉडल पेपर है केवल, जो बोर्ड के द्वारा जारी किए गए। मैंने अभी अपने स्पेशल प्रश्न आपको दिए नहीं है, जिसकी शुरुआत अभी जल्द से जल्द करने वाले हैं। आपके एग्जाम से जस्ट 1 महीने पहले पहले आपका सब कुछ कंप्लीट करा दिया जाएगा। लास्ट मोमेंट में कुछ भी आपके लिए जो है शेष नहीं बचेगा, और उस समय कोई भी प्रश्न पत्र को सॉल्व नहीं किया जाएगा। तो अभी से आपको मैं कह रहा हूँ, डिमांड कर सकते हैं आप, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि सर मुझे इस सब्जेक्ट का जो है इंग्लिश वर्जन चाहिए। ठीक है, तो इंग्लिश में सोल्यूशन के लिए आप सीधे सीधे मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अपना विषय जरूर मेंशन करेंगे। आपको किस सब्जेक्ट का इंग्लिश वर्जन चाहिए वो मेंशन करते हैं। आपके देखते हैं कमेंट कितने आते हैं, कमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि उस सोल्यूशन को आपको करवाना है या नहीं करवाना, क्योंकि समय बहुत लगता है एक सोल्यूशन को लिख करके बताने में, समझाने में, वीडियो बनाने में। इसमें बहुत समय जाय होता है, और उस समय को हमें पता है कि उस समय की कीमत क्या है। तो आपको भी समझना है कि आप जब कमेंट करते हैं तो मैक्सिमम कमेंट करिए। अगर एक स्कूल में 40 बच्चे हैं आपकी क्लास में, तो 40 के 40 कम से कम कमेंट तो एक स्कूल से आने चाहिए, और ऑटोमेटिकली कमेंट की संख्या बढ़ जाएगी, और हमें लगेगा कि हाँ बच्चे जो है देखना चाहते हैं इस तरह के सॉल्यूशन को। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें, आलोक व्रत खंड काव्य के आधार पर जो असहयोग आंदोलन की घटना है उसको बता देना है। तो ये तो हिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा, और थोड़ा बहुत आपको याद होगा उस समय का, और कुछ जो है आपने अभी अभी पढ़ा है उसको भी आप इस तरह से इसमें लिख सकते हो। तो यहाँ पे जो है पूरा का पूरा जो है आंदोलन को जो है बता सकते हैं अच्छे तरीके से। या तो फिर आप महात्मा गांधी की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डाल सकते हैं। और बहुत ही अच्छी चीज मैं आपको बताऊं, अभी अभी मैंने महात्मा गांधी का देह आपको दिखाया था, जिसमें सत्य की खोज, महान व्यक्तित्व, और जो है उसके अलावा जो है भाईचारे पर विश्वास रखने वाले, सारी चीजें मैंने बताया था। तो वो चीज भी आप जो है इसमें डाल सकते हैं। समझ में आया ना आपको? तो ये आपको देखो, यहाँ पे जाति प्रथा के विरोधी थे माने, तो ये चीज देखो, एक ही क्वेश्चन से दो दो तीन तीन क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। बस दिमाग आपको लगाना है कि आपको लिखना कैसे है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। जो चीजें बता रहा हूँ बस वो चीज आप रटते जाओ, समझते जाओ, और समझने से ज़्यादा बेहतर कुछ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें तो आपको मैं बता चुका हूँ। और यहाँ पर जो है आपको महात्मा गांधी की चारित्रिक विशेषताएं तो हम ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर थोड़ा सा जो है हमने डिस्कस किया है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप इसका असहयोग आंदोलन की जो है उसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं। उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने असहयोग आंदोलन बताया है, चारित्रिक विशेषताओं को ऊपर बताया गया था, वहां से आप इसको देख लेना। खंड ख की बात करते हैं, तो खंड ख में जो है निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित आपको जो है इसको क्या करना है, अनुवाद करना है। ठीक है, तो आपको बता देना है कि प्रस्तुत गद्यांश कहाँ से ली गई है। ठीक है, और उसका फिर जो है हिंदी अनुवाद क्या होगा यहाँ पे हमने दे दिया है। इसी के या पार्ट में भी है, या तो आप वो करते जो अभी मैंने करके दिखाया ये वाला, या फिर आप नीचे वाला कर दो। तो आपको ये करना है तो ये कर सकते हो, मैंने केवल एक करा है। और खंड ख, इसका ख पार्ट जो है, इसमें जो है आपको जो है, अब पहले तो आपको ये गद दिया है, यानी कि कहानी का जो पोर्शन, ये छोटी सी कहानी का पोर्शन दिया है, और ये कविता का पोर्शन दिया है, यानी कि छोटी सी श्लोक दी है। और इस श्लोक को जो है, श्लोक में से दोनों में से किसी एक का जो है आपको हिंदी अनुवाद करना है। तो मैंने यहाँ पे हिंदी अनुवाद कर दिया है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है इसकी बात करें, तो निम्नलिखित में से किन्हीं दो का संस्कृत में उत्तर आपको दे देना है। तो हमने संस्कृत में उत्तर दे दिए हैं। फर्स्ट वाला उत्तर ये रहा, और सेकंड वाला उत्तर ये रहा। आप आराम से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट जो 10वां प्रश्न है उसकी बात करें, तो 10वें प्रश्न में श्रृंगार रस तथा करुण रस की परिभाषा लिख करके उसका उदाहरण दीजिए। करुण रस की परिभाषा मैं कई बार कई वीडियोज में बता चुका हूँ हिंदी के सॉल्व करवा करके, उसका उदाहरण जो है आप यहाँ से लिख सकते हैं। और उसके बाद में जो है करुण रस का जो है परिभाषा लिखनी है, तो करुण रस की परिभाषा, श्रृंगार रस की परिभाषा, दोनों को जो है हमने दे दिया है। तो इसको देख लेना। ठीक है, श्रृंगार रस तथा अथवा, यानी दोनों में से किसी एक का ही करना है आपको। तो हमने करुण रस का दिया है, श्रृंगार रस का आप चाहे तो हिंदी वाले वीडियो में मैंने दे रखा है, उसमें आप पढ़ लेना। उदाहरण भी देना है तो उदाहरण हमने दे दिया है। ठीक है, और जो है इसमें एक और चीज पूछी गई है, जो आपको क्या पूछा गया, देखिए मैं आपको देता हूँ। देखिए ये जो पंक्ति है ना, इसको हमने उदाहरण सहित, प्रस्तुत पंक्ति जो है रामचरितमानस से ली गई अपने पुत्र, ये करके आप जो है इसको समझा देंगे। क्लियर हुआ? तो यहाँ क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये 2 मार्क्स का है, तो आप केवल इतना भी लिख दोगे ना तो उतना ही चलेगा, इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने बताया कि अगर क्वेश्चन लंबा हो जाए तो आपको क्या करना है, अन्यथा इसको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से आपको आंसर्स देने हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें क्या है, ये भी 2 नंबर का है, और इसमें श्लेष अलंकार अथवा दृष्टांक अलंकार, दोनों में से कोई हम दृष्टांक अलंकार की परिभाषा देकर के इसको उदाहरण सहित जो है यहाँ पे लिख चुके हैं। तो यहाँ पर जो है इतना ही लिखोगे तो आपको 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। अगर ये ज्यादा नंबरों को आता तो स्पष्टीकरण भी आप कर सकते हो। और श्लोक जो है हमने दिया है, इस श्लोक को भी ध्यान रखना, इसके बहुत सारी चीजें फायदे हैं, इसलिए मैंने दे रखा है। जो बच्चे अच्छे तरीके से समझते हैं इसका फायदे को नोट जरूर करेंगे। नेक्स्ट पार्ट जो ग पार्ट है, चौपाई छंद अथवा दोहा छंद में परिभाषा करके उदाहरण दे देना। दोहा छंद की परिभाषा हमने लिखी है, उसका उदाहरण जो है हमने दे दिया है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। स्पष्टीकरण की आवश्यकता जब हो जब आपके मार्क्स ज्यादा हो। ठीक है, तो मार्क्स ज्यादा नहीं है तो स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है उसकी बात करते हैं। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिख देना है। तो बहुत सारे विषय हैं आपका, बेरोजगारी समस्या समाधान, सर्वधर्म संभाव, किसी मेले का आंखों देखा वर्णन, यास गोस्वामी तुलसीदास, किसी को भी एक को कर दीजिए। तो मैंने यहाँ सर्वधर्म संभाव जो है इसको सेकंड वाले पार्ट को किया है, जिसमें प्रस्तावना लिख करके संसार में प्रचलित धर्म को बता करके जो है सच्चे धर्म के लक्षण क्या होते हैं ये बताते हुए धार्मिक उन्माद करके, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये आपको जो है 9 नंबर देगा। ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, 9 में से 9 किसी को जल्दी से मिलते नहीं है। हिंदी में तो यही कमी है कि आप जितना भी लिखो, अच्छा लिखो, नंबर कट जाते हैं, क्योंकि उसमें आपकी जो है
मात्राएं मिस्टेक हो जाती हैं और एग्जामिनर जो है उनको बहुत अच्छे तरीके से नोट करता है। सर्वधर्म संभाव जो है इसके बारे में हमने लिख दिया और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है आप इसका उपसंहार करते हुए इसको खत्म करेंगे। आगे जो अगला प्रश्न है इसमें जो आपसे पूछा गया पावकः का संधि विच्छेद जो है, अब मैंने यहाँ पे अंडरलाइन ये जो डार्क कलर में इसलिए कर दिया ताकि ये मुझे जो आपका समय बर्बाद ना हो और मेरा भी समय बचे। तो का जो पार्ट है इसका उत्तर मैंने यहाँ पे दे दिया है। इसी में जो सेकंड क्वेश्चन है इसका उत्तर यहाँ पे दिया गया है। इसी तरह से आपका जो थर्ड क्वेश्चन है इसका उत्तर यहाँ पे दिया गया है। इसी तरह से आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है इसके उत्तर मैंने इसके सामने ही लिख दिए हैं। किसी इसमें क्या करना है कि एक का जो है विग्रह करके समास का नाम लिखना, हमने दोनों का विग्रह करके समास का नाम लिख दिया है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका इसमें 3 दिए गए हैं कि आपको कोई भी एक लिखना है, ध्यान रखना कि एक का विग्रह करना। इसी तरह से प्रश्न बनेगा, इसको ध्यान रखना, एक में विग्रह करना, एक का समास का नाम लिखना, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर जो है आपको द्वितीय बहुवचन रूप क्या होगा वो आपको बताना है, तो यहाँ पर हमने आंसर बता दिया है। आंसर सभी जगह बताए गए हैं। इसमें आपको नमना शब्द में जो चतुर्विभक्ति बहुवचन रूप लिखना है तो हमने लिख दिया नाम भैया। और उसके बाद में जो है आपको यहाँ पर ख पार्ट का जो पहला प्रश्न है इसमें आपसे मध्यम पुरुष एक वचन लोट लकार पूछा गया है, तो यहाँ पर उसका आंसर है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपसे जो है प्रथम पुरुष वचन और लकार पूछा गया है, तो जो इसमें क्या है पिवाताम और नित्वा, किसी एक का ही करना है आपको, या तो इसका करना है या तो फिर इसका करना है। तो हमने पा वाला पिवातम कर दिया, तो पा धातु है, लोट लकार है, प्रथम पुरुष है और द्विवचन का रूप है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, तो निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु प्रत्यय का योग स्पष्ट करना है। कृतः, गतः और दत्वा, तीनों को हमने कर दिया, किसी एक का ही आपको करना है। हमने तीनों उत्तर दिए हुए हैं यहाँ पर, जहां जहां जल्दी जल्दी उत्तर दे सके वहां पर दे दिया है। दूसरा जो प्रश्न है किसी एक का जो है प्रत्यय लिखना है, तो जहां पे प्रभुता है और रूपवती है और गुणवान है, सभी के प्रत्यय हमने लिख दिए हैं, सभी के प्रत्यय आप देख सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति संबंधित नियम का उल्लेख कर देना है, तो पुत्रेण में कौन सा नियम है वो आपको बता देना है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ग्रामम में कौन सा नियम है ये मैंने आपको बता दिया है। कृष्णायनम में कौन सा नियम है और जो है वो भी मैंने बता दिया, तो सभी में बता दिया, केवल आपको एक का जो है सॉल्यूशन देना था। अगले पार्ट की बात करते हैं, तो इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का संस्कृत अनुवाद करना है, तो हमने केवल 2 ही किए हैं, हालांकि आप सारे कर सकते हो, तो आपके ऊपर डिपेंड है। मैंने 2 कर दिया है और 2 + 2 4 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। मिशन मेरिट का ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। अगला वीडियो जो बनेगा उसमें हम हिस्ट्री की बातें कर सकते हैं, मैं भी हिस्ट्री हम डिस्कस करेंगे उसमें, कि आपका जो हिस्ट्री सोल्यूशन है वो बचा हुआ है, उसके लिए बहुत सारे कमेंट आ गए हैं, तो हम हिस्ट्री जो है उसको करवाएंगे। नेक्स्ट वीडियो आपका हिस्ट्री का अपलोड किया जाएगा। इससे पहले मैंने आपको बता दिया है हिंदी, दोनों हिंदी करवा दिए गए, हिंदी सामान्य और हिंदी जनरल, और उसके अलावा जो है मैंने इंग्लिश करवा दिया है। ठीक है, उसके अलावा जो है केमिस्ट्री करवा दिया है, बायो करवा दिया है, और आपका 5वां विषय एक और था आपका जियो करवा दिया है। ठीक है, तो ये 5 विषय करवा दिए थे, और एक और विषय है आपका जो मैंने करवाया था आपका बायो केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, जियोग्राफी, और एक हिंदी जो है, हिंदी 2 करवा दिए। ठीक है, नॉर्मल एक तो हिंदी है आपका जो आप देख ही रहे हो, और एक आपका सामान्य हिंदी। ठीक है, दोनों करवा दिए हैं, तो दोनों जिसके पास जो है वो देख सकते हैं। और यहाँ पे हिस्ट्री जो है नेक्स्ट वीडियो हिस्ट्री का अपलोड होगा, उसके बाद जैसे जैसे कमेंट आते जाएंगे वीडियोस अपलोड होते जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।